हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, वो आपका रहेगा संस्कृत वर्णमाला। इससे जो पहले की वीडियो थी आपकी संस्कृत की, उसमें हमने संस्कृत का सिलेबस डिस्कस किया था। तो उसके बाद आपकी ये संस्कृत की फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ने से पहले आपको 3 टर्म्स बता देते हैं, जो कि है हमारा सबसे पहली टर्म है हमारी ध्वनि की। ये आपको ना हिंदी में भी काम देगा, ये तीनों टर्म का डिफरेंस। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो फर्स्ट वन है हमारा ध्वनि। ध्वनि हमारी क्या होती है? ध्वनि का मतलब हमारा बोल सकते हैं हम शोर। ठीक है। तो ध्वनि कहाँ से आई? मतलब जो कुछ भी हम सुनते हैं या फिर जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? एक ध्वनि। ठीक है। अब इसीलिए ध्वनि को ना भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, कि मतलब जब भी हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ होगा, तो उसने सबसे पहले क्या सुना? एक ध्वनि सुनी, या फिर उसने अपने मुंह से जो भी शब्द निकाला होगा वो उसे ध्वनि को निकाला होगा, उसे हमने क्या बोला है? ध्वनि। तो इसलिए हमारी भाषा की सबसे प्रथम इकाई हमने क्या बोला? ध्वनि। ठीक है। तो ध्वनि हम किसे बोलेंगे? ध्वनि किसे बोलेंगे? जिसे हम बोल सकते हो और सुन सकते हो। जैसे आप कुछ, जैसे मैं बोल रही हूँ उस टाइम, तो आप उसे सुन रहे हो, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? ध्वनि कंसीडर करेंगे। ठीक है। लेकिन ध्वनि में क्या होता है कि उसे बोल और सुन तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। मतलब कि अब मैं, जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे कि हम एक लोकल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमने लोकल लैंग्वेज में हम बहुत सारे सेंटेंसेस सुनते हैं, जैसे कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो ये तो आपका हो गया एक प्रॉपर सेंटेंस, जिसे आप लिखते भी हैं। जैसे अगर मेरे को हिंदी में लिखना है सेंटेंस कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, एक लोकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है। अब आप जब ये वर्ड लिखेंगे जा रहा हूँ, तो ये वर्ड आपका आपने कहीं लिखा हुआ नहीं पाया होगा इन ऑफिशियल लैंग्वेज, या वैसे भी आपने ये सब लोकल लैंग्वेज में यूज़ होता है कि जा रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये सारी टर्म्स आपको लोकल लैंग्वेज में मिली होंगी। तो ये क्या है कि जो चीज़ का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, मतलब जो हमने कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं पाया, या जिसके हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, ठीक है, तो वो चीज़ हम उसे हम क्या कंसीडर करेंगे कि ध्वनि। मतलब जो कुछ हमने सुना या फिर जो कुछ मैंने बोला, वो सब क्या हो गया? हमारा ध्वनि। ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वर्ण। वर्ण हमारा क्या है कि जब हमने जो बोला और जो हमने सुना, उसको हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, कि जैसे मैंने अपने मुंह से शब्द निकाला आ। ठीक है। तो मुझे उस आ को सुनकर मेरे दिमाग में ये इमेजिन हो गया कि वो आ कैसे बनता है, मतलब उस आ की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अगर मैंने बोला ई, तो मुझे दिमाग में ये इमेजिन हो गया कि ई। ये आप जैसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे किसी ने बोला वर्ड कार, तो कार को सुनते ही मेरे दिमाग में एक इमेज बनी कि कार कैसी होती है। ठीक है। या फिर अगर मैंने बोला मनुष्य, तो दिमाग में एक इमेज बनी कि कैसा मनुष्य होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसका एक स्ट्रक्चर देख रखे कि भैया इससे हमने मनुष्य बोला, इससे हमने कार बोली। ठीक है। तो ऐसे ही जब हमने वर्णों का या फिर जो हमने बोला या सुना, उसे उसकी हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, तो उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? वर्ण बोला। ठीक है। तो हमारा वर्ण, हमारा यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा कि भाषा की वह इकाई जिसका लिखित रूप हो, मतलब जिसकी एक स्ट्रक्चर हो। ठीक है। और वाणी के द्वारा व्यक्त किए जाने वाली ध्वनियों के प्रतीक या फिर चिन्ह को, मतलब जैसा मैंने बोला आ, ठीक है, तो उस आ को मैंने बना भी दिया, मतलब उसकी एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दी, तो वो उस जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करी है, वो उस ध्वनि की क्या हो गया? चिन्ह हो गया या एक प्रतीक हो गया। तो उसे हमने क्या बोला है? वर्ण। ठीक है। अब हमारी थर्ड टर्म आती है। थर्ड टर्म है हमारी अक्षर। ठीक है। अब बहुत, मतलब हम शुरू से इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बोला जाता है, आप कॉमनली ये पढ़ेंगे कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है। हाँ, सच में एक चीज़ है, लेकिन उसमें एक लिटिल बिट डिफरेंस है। वो लिटिल बिट डिफरेंस क्या है कि वर्ण जो है वो हमारे 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि अक्षर 2 तरह के होते हैं। जहाँ पे आपने ये सेंटेंस सुना हो, वहाँ पे वो यही बोलेगा कि वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो अक्षर क्या होते हैं कि जब हमारे जो व्यंजन है क ख ग घ, ठीक है, तो आपने जब सुना होगा कि वो वर्ण जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। व्यंजनों के डेफिनेशन में ये टर्म आती है कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब वर्णों में हमारे स्वर आ जाते हैं, मतलब उनमें स्वर जुड़ जाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? अक्षर। मतलब क्या होगा कि स्वर सहित वर्ण को हम क्या बोलेंगे? अक्षर। ठीक है। तो जैसे वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो वह अक्षर कहलाता है। जैसे कि जब हम अधूरा वर्ण, मतलब जिसमें स्वर नहीं है, जब हम उसे लिखते हैं तो उसे के नीचे हम हलंत लगा देते हैं।
जैसे आप ये देखिए, इस वाले का के नीचे हलंत लग रहा है, इस वाले खा के नीचे हलंत लग रहा है। तो हलंत लगने का क्या मतलब है कि उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें स्वर जोड़ देते हैं, जैसे का के साथ हमने आ जोड़ा, तो वो हमारा क्या बन गया, का, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एक अक्षर कहलाएगा। और जब उसमें हलंत लग रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। जब हमने वर्ण में ये स्वर जोड़ दिया आ, तो ये हमारा बन गया क, ठीक है। तो ये हमारा जो हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते भी हैं, क ख ग घ, जो मतलब बोलते हैं हम स्वर सहित बोलते हैं ना, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सारे अक्षर कहलाते हैं। हाँ, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या, कि वर्णों में वर्ण होते हैं, जब हम वर्णों में स्वर इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सभी स्वर वर्ण भी हैं और अक्षर भी। अब ये मैं कैसे बोल रही हूँ कि सभी स्वर अक्षर वर्ण भी है और अक्षर भी, तो आप यहाँ पे देखिए, हम बोलते हैं आ, ठीक है, जैसे मेरा आ है, ठीक है, चलो आ है, ठीक है। अब इसमें आ, अब जब हम इसमें ए में मैं आ मतलब छोटा आ और इन्वॉल्व कर देती हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बड़ा आ, ठीक है। तो इस बड़े आ में हमारा आ, तो इसमें क्या हो गया, हमारा ये था हमारा वर्ण एक है, इस वर्ण में मैंने स्वर जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, अ बन गया। आ भी हमारा एक स्वर है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि सभी जो स्वर हैं वो हमारे वर्ण हैं और अक्षर भी हैं। मतलब वो वर्ण तो हैं, क्योंकि स्वर हमने अभी बोला कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो वो वर्ण तो हो गए हैं, और अक्षर क्यों है, क्योंकि उसमें स्वर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं। आपको आई होप आपको ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया हो कि ध्वनि क्या है, जो कुछ भी हमने बोला और सुना वो क्या है, हमारा ध्वनि है, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। वर्ण क्या है, वर्ण है हमारी वो इकाई जिसका भौतिक स्वरूप है या जिसकी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अक्षर क्या है, अक्षर वो है कि जब हमने वर्ण के साथ स्वर को भी ले आए, स्वर भी जोड़ दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, अक्षर बन गया, ठीक है। चलिए, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा संस्कृत की वर्णमाला, जो कि आज का हमारा टॉपिक था, संस्कृत की वर्णमाला। अब संस्कृत की जो वर्णमाला है वो सिमिलर है हिंदी की वर्णमाला से, बस आपको डिफरेंट मतलब टर्म्स वही हैं जितने वहाँ पे वो थे, मतलब स्वर व्यंजन थे वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, आ मतलब आ ई ऊ ऐसे सब मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो संस्कृत की वर्णमाला है वो बोली जाती है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाई गई है। उसमें क्या है, हमारे 14 महेश्वर सूत्र है। अब आप ये देखिए कि महेश्वर सूत्रों का क्या है, महेश्वर सूत्र क्यों बोला हमने इन्हें, तो महेश्वर आपने सुना होगा, महेश्वर हम रेफर करते हैं शिव जी के लिए, कि शिव जी को बोला जाता है महेश्वर। तो जो हमारा ये माना जाता है कि जब वो क्या बोलता है, तांडव कर रहे थे शिव जी, तो जो उनके डमरू है उनसे जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जब उन्होंने डमरू बजाया तो जो उससे ध्वनि उत्पन्न हुई, उसे ही महर्षि पाणिनि जी ने 14 महेश्वर सूत्रों में बना, मतलब एक तरह से जैसे माला पिरोते हैं ना, ऐसे उन्होंने उसे सूत्रों में पिरो दिया, जो ध्वनि उत्पन्न हुई। तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, महेश्वर सूत्र। क्यों, क्योंकि वो शिव जी के डमरू से उनका उद्गम हुआ है, ठीक है। तो ये 14 महेश्वर सूत्र हमारे कौन कौन से हैं, तो ये देखिए, सबसे पहला महेश्वर सूत्र है आ ई ऊड़ा रेलका एवणा एवचा हियवरटा लड़ा यम कर्णम शबह घड़धश जब गड़दश खफ छटया चटतव कपया शशहरा हल, ठीक है। अब ये 14 महेश्वर सूत्र हैं आपके। अब सबसे मेन टास्क आता है हमारा, आप इन्हें याद कैसे करेंगे। तो इनका सबसे इजी वे है इन्हें याद करने का, वो है कि आप इन्हें रिदम में याद कीजिए। जैसे कि अयोड़ा, एक साथ अयोड़ा रेलकहा हियवरटः, ऐसे करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि कपाया, आप इसको एक बार ना मतलब 14 के 14 महेश्वर सूत्र को एक बार रिदम में बोलिएगा, ठीक है। 2-3 बार आप रिदम में बोलेंगे तो आपके टंग पे ये चीज़ आ जाएगी, आप जब रिदम में बोलेंगे। और आप इसे जहाँ पे 2-3 बार लिख के देख लेंगे ना, आपको ये महेश्वर सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे एक बार रिदम में बोल के देख लेते हैं, अयोड़ा रेलका एवणा एवचा हियवरटा रणा यमगणम शबय गड़धश जब गड़दश, ये जो बड़ा वाला है इसे थोड़ा सा तोड़ के बोल लेंगे हम लोग, खफ छटया चटतव खफ छटया चटतव कपया शशरा हला, ठीक है। ऐसे आप रिदम में बोलते जाइए, 2-3 बार बोलेंगे और 2-3 बार अगर आप लिख के देंगे तो आई गारंटेड कि आप महेश्वर सूत्र नहीं भूलेंगे, ठीक है।
तो हमारा ये टास्क तो कंप्लीट हुआ ये महेश्वर सूत्र याद करने का। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे इसमें, 2 मिनट। आप एक चीज़ ये नोट कर रहे होंगे कि ये जो महेश्वर सूत्र हैं, इनके जो लास्ट के वर्ण हैं ये हलंत वाले हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इति संज्ञक वर्ण। इति संज्ञक वर्ण का क्या मतलब हो जाएगा कि इति संज्ञक वर्ण हम उन्हें बोलते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं होती। तो ये जितने भी हर महेश्वर सूत्र के एंड में इति संज्ञक वर्ण है, इनकी हम काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि जो इसमें हर एक सूत्र के लास्ट में एक इति संज्ञक वर्ण है जिसे हम हलंत वाला वर्ण है जिसे हम इति संज्ञक वर्ण बोलते हैं, जिसकी हमारी काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महेश्वर सूत्र। आपको क्लियर होगा क्यों महेश्वर सूत्र बोला, क्योंकि उनका उद्गम शिव जी के डमरू से हुआ था। उन्हें किसने दिए हैं? महर्षि पाणिनि जी ने दिए हैं। कितने महेश्वर सूत्र होते हैं? 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। कभी कभी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रत्याहार। अब आता है हमारा प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार का जो सिंपल मीनिंग होता है वो हमारा होता है एक संक्षिप्त कथन, मतलब एक बड़ी सी चीज़ को हम एक छोटे रूप में दिखाएं। ठीक है, और प्रत्याहार मतलब क्या होता है कि विशेष क्रम होता है। जैसे आपने यहाँ पे वर्णमाला में भी देखा होगा कि ये एक विशेष ही क्रम है। ठीक है, कि अ उड़ा लकाम ऐसे रिदम में याद कर रहे हैं। ऐसे क्या है कि जब हमने इन्हें भी इन महेश्वर सूत्रों को एक विशेष क्रम में लिखा और एक संक्षिप्त रूप में लिखा, तो हमने उसे क्या बोला? प्रत्याहार बोला। अब आते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो प्रत्याहारों की संख्या हमारी कितनी होती है? 42। कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी थी? 14। और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42। तो मतलब कैसे, अगर भूल भी जाता है तो ऐसे याद रखिएगा कि 14 महेश्वर सूत्रों से उसके 3 गुने प्रत्याहार है, मतलब 14 तिया 42। ठीक है, तो 3 गुने प्रत्याहार है। ठीक है, अब प्रत्याहारों को कैसे करेंगे? प्रत्याहार जैसे अब मैं बोल रही हूँ इसका संक्षिप्त रूप, जैसे आपने हिंदी में पढ़ते हैं ना हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, आप इसे ऐसे ही मान लीजिए। हम वहाँ क्या करते हैं कि एक पूरा सेंटेंस होता है, उसके लिए हम एक छोटा सा वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है। ऐसे ही आप इसे मान सकते हैं प्रत्याहार को। जैसे कि अब आप ये देखिए यहाँ पे, जैसे आप ये मानिए कि हिय वरटा से लेके मुझे यहाँ तक लिखना है पूरे, मतलब ये यहाँ से वो 5वें महेश्वर सूत्र से लेके 14 महेश्वर सूत्र तक लिखना है। तो मैं इतने सारे महेश्वर सूत्र ना लिख के मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूँगी हल प्रत्याहार। ठीक है, तो हमारा मतलब हल प्रत्याहार हमारा क्या रेफर करेगा? हल प्रत्याहार हमारा वो रेफर करेगा कि यहाँ 5वें महेश्वर सूत्र से लेके 14 महेश्वर सूत्र तक। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे इतना बड़े सारे पूरे वर्णमाला लिखने से मैं बच गई और मैंने सिर्फ क्या लिखा? हल प्रत्याहार। तो वो इसके लिए हमारे प्रत्याहार यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए प्रत्याहार हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार हम कैसे हाँ, प्रत्याहार सीखने से पहले आप एक ये वाला पॉइंट भी देखिए कि प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो उसमें ना अंतिम जो हलंत वाला वर्ड है, जिसे मैंने बोला था इति संज्ञक वर्ण, उन्हें हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं जैसे आपको अक प्रत्याहार बनाना सिखाती हूँ, तो अक प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे? आप वर्णमाला पे आइए। ठीक है, तो अक प्रत्याहार। ठीक है, तो आ कहाँ पर है? आ ढूंढिए, ये रहा आ। और का कहाँ दिख रहा है आपको? का आप ढूंढेंगे जो लास्ट वाला। आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने बोला अक प्रत्याहार, तो जब मैंने ये अक लिखा है ना, तो शुरू वाले वर्ड में तो हलंत नहीं है। ठीक है, लेकिन का जो लास्ट वाला का है उसमें हलंत है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ढूंढेंगे का हलंत वाला। ठीक है, तो आइए ये रहा, अब का ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। तो कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसमें? हमारा आ, ठीक है, फिर ई, फिर ऊ, फिर ये हम ऋणा छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये हलंत वाला है, इन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। फिर रेली, फिर ले रे। ठीक है, तो ये हमारे 5 टर्म्स आ जाएंगी इसमें अक प्रत्याहार में। ठीक है, ये देखिएगा, ये 5 टर्म्स है हमारी अक प्रत्याहार में। क्या कौन सी? आ, ई, उ, रे, ऋषि, रिले। ठीक है, अब ऐसी अच प्रत्याहार, अगर मुझे अच प्रत्याहार लिखना होगा तो मैं अच प्रत्याहार ढूंढूंगी। अच प्रत्याहार में ए कहाँ है? ये रहा। अच्छा कहाँ है? ये रहा हलंत वाला। ठीक है, तो अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे मेरे? आ, ठीक है, ई, उ, ऋषि, लिरी, ए, ओ, ए, आओ।
ये डबल वाला ओ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारे अच प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे? आ ई ऊ, ऋषि लिरि, ए ओ ए उ। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि सारे स्वर्ण। आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा वर्णमाला में कि देखिए ये जो 1 से लेकर 4 तक महेश्वर सूत्र हैं, इसमें जो आपको 1 से लेके 4 तक महेश्वर सूत्र है, इसमें आपको सारे स्वर दिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक भी व्यंजन नहीं मिलेगा, हलंत वाले को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि जो ये 5 से लेकर 14 तक है, इसमें अगर आप हलंत वालों को छोड़ देंगे तो इसमें आपको सारे क्या दिखाई देंगे? व्यंजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक हमारे क्या हो जाएंगे? स्वर हैं, और उसके बाद हमारे सारे व्यंजन। ठीक है, तो अभी हमने किस प्रत्याहार के बारे में बात करी? अच प्रत्याहार के बारे में। अच प्रत्याहार के बारे में, तो अच प्रत्याहार के बारे में जब बात करी तो हमारा 1 से लेकर 4 तक कंसीडर हुआ, तो जिसमें कि हमारे सारे स्वर आए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला कि ये स्वर के लिए यूज होने वाला प्रत्याहार है। ठीक है, ऐसे ही जब हमने अक प्रत्याहार पढ़ा था तो उसमें हमारे क्या आया था? अ ई उ ऋषि। तो ये सारे हमारे क्या है? हर्ष स्वर, मतलब एक मात्रिक स्वर, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये हर्ष स्वर के लिए यूज होने वाला प्रत्याहार है। अब इसके बाद हम यण प्रत्याहार देखते हैं। यण प्रत्याहार पे आ जाइए आप। या ढूंढिए कहाँ पर है। 2 मिनट में इसको सबको इरेज कर दूँ। या कहाँ पर है आपका? या हमारा ये रहा। ठीक है, और ड़ा ढूंढिए, हलंत वाला ढूंढना है हमने। हाँ, ये रहा ड़ा, ये रहा। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी इसमें बताइए? या, ठीक है, फिर वा, फिर रा, और ये टा तो हम काउंट नहीं करेंगे, और ला। ठीक है, ये ड़ा भी काउंट नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी टर्म आ गई? 4 टर्म आ गई हमारे टोटल। य व र ल। तो य व र ल को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थीय व्यंजन बोलते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में कि य व र ल को हम अंतस्थीय व्यंजन बोलते हैं। तो ये हमारा यण प्रत्याहार हमारा किसके लिए हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजनों के लिए। उसके बाद शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार ढूंढी देखिए। शल प्रत्याहार इसमें देखिए आप 13 वाले में, 13 वाला देखिए। तो शा तो ये रहा हमारा, और ला कहाँ है हमारा? ये रहा। तो इसमें हमारी कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी? शा, फिर मूर्धन्य शा, फिर दंतव्य शा, और हा। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी टर्म आ जाएंगी? 4 टर्म्स आ जाएंगी, शा, मूर्धन्य शा, दंतव्य शा, और हा। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा ऊष्म व्यंजनों के लिए, क्योंकि इन चारों टर्म को, इन चारों वर्णों को मिला के हम क्या बोलते हैं? उन्हें ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये अभी आपको मैंने 4 कराए हैं। ठीक है, तो 4 ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये मेन है, मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये ह्रस्व के लिए यूज़ हो रहा है, ये स्वरों के लिए यूज़ हो रहा है, ये अंतस्था के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसी ऐसी अगर बोलूँ हल प्रत्याहार, ठीक है, तो मेरा हल प्रत्याहार में, वेट अ मिनट, हल प्रत्याहार में मेरा हा ये रहा और ला ये रहा। तो हल प्रत्याहार में हल प्रत्याहार हमारा किसके लिए यूज़ हो जाएगा? हल प्रत्याहार हमारा यूज़ हो जाएगा व्यंजन के लिए। ठीक है, तो हल प्रत्याहार पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर हम व्यंजनों की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रत्याहार यूज़ होता है? तो हल प्रत्याहार होता है। ठीक है, बाकी हमने ये मेन मैंने आपको प्रत्याहार करा दिए। उसके अलावा हमें पूरे वैसे तो 42 प्रत्याहार होता है, और हमें 42 के 42 प्रत्याहार नहीं पता, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं होते, बस मेन पता होना चाहिए कि कौन सा प्रत्याहार अंतस्था के लिए है, कौन सा प्रत्याहार हमारा ऊष्म व्यंजनों के लिए। तो वो मैंने आपको करा दिए। लेकिन उसके लिए अलावा भी जैसे इक प्रत्याहार होता है, हल प्रत्याहार मैंने अभी आपको बताया कि उपव्यंजनों के लिए यूज़ होता है, शर प्रत्याहार है, ठीक है, ख है, ज है, मतलब आप कहीं से भी लेके कहीं तक कोई सा भी प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ इक प्रत्याहार की, तो इक प्रत्याहार ढूंढिए। इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार के लिए ई तो मेरा ये रहा और का ये रहा। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारा? ई, उ, ये काउंट नहीं होगा, फिर ऋषि व री और लेरी, ये 4 टर्म्स आ जाएंगी इसमें। ये तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा
इक प्रत्याहार। ठीक है, तो ऐसे आपको ये जो मैंने चीज़ें टर्म्स लिख रखी हैं, एक तो मैंने करा दिया, हल भी करा दिया, ये 3 श्र और ये ख्या ज्या, ये तीनों आप ट्राई करके देखिएगा कि आप प्रत्याहार कर बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाकी तो इस टॉपिक में आपका इतना ही था, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि ध्वनि। ध्वनि क्या होती है कि हमारी भाषा की सबसे प्रथम इकाई है जिसे हम बोलते हैं और सुनते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है? भाषा की वो इकाई जिसका कि भौतिक स्वरूप होता है, जिसकी एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हमें पता होता है कि हमें कैसे बनाना है। अक्षर, अक्षर क्या होता है कि जब वर्ण के साथ हम स्वर इन्वॉल्व कर देते हैं, स्वर को जोड़ देते हैं, तो वो हमारा वर्ण कहलाता है। एक ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ सकता है वो कि सभी स्वर वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये पढ़ा संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला में किसने द्वारा बनाई है? महर्षि पाणिनि जी ने बनाई है। कैसे बनी है? जो शिव जी के डमरू से इनका उद्गम हुआ है, तांडव के समय पर जो उनके डमरू से ध्वनि उत्पन्न हुई है, उसे ही महर्षि पाणिनि जी ने 14 महेश्वर सूत्रों में लिखा है। ठीक है, और महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 हो गई, और ये आप प्रैक्टिस से ही याद होंगे आपको। ये अयोड़ा रिदम में याद कीजिएगा, अयोड़ा रलका एओड़ा एवचा हेवटा लड़ा। ठीक है, और जो थोड़े बड़े बड़े हैं इन्हें थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, जैसे जब गड़दश खफ छठ या चट तब। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस से याद करना है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारा क्या है, कैसे याद करेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे होता है, मतलब संक्षिप्त कथन, हम पूरी वर्णमाला लिख के उसकी शुरू की टर्म्स और लास्ट वाला वर्ण लिख देते हैं, तो वो प्रत्याहार बन जाता है, जैसे कि हल प्रत्याहार। ठीक है, कुछ प्रत्याहार हमारे मेन हैं। कौन कौन से? अक प्रत्याहार जो कि हर्ष स्वर के लिए यूज़ होता है, अज प्रत्याहार जो कि स्वरों के लिए यूज़ होता है, यण प्रत्याहार अंतस्थ व्यंजनों के लिए है, शल प्रत्याहार ऊष्म व्यंजनों के लिए, और हल प्रत्याहार हमारा व्यंजनों के लिए है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको और भी प्रत्याहार बताए हैं पाँचों, ये तीनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप बना पा रहे हैं या नहीं। प्रत्याहारों में जो लास्ट इति संज्ञक वर्ण होते हैं, उन्हें वो वर्ण होते हैं उन्हें नहीं लिखा जाता। और इसके अलावा प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो महेश्वर सूत्रों की 3 गुनी 14 या 42। तो प्रत्याहारों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 42। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे अगली वाली वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। इससे आगे वाले वीडियो में हम वो पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, मतलब जो उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं, और मतलब कौन सा प्रत्यय। वैसे तो मैंने आपको इसी वीडियो में करा दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा प्रयत्न वाला। ठीक है, तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वो कंप्लीट करेंगे।